सिचुएशन है। तीसरा दिन शुरू हो गया है जब रूस के हमले लगातार यूक्रेन पर जारी है। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। सवाल यही कि क्या भगवान भरोसे है यूक्रेन के लोग? क्या यूक्रेन का नामो निशान खत्म हो जाएगा? तबाही का तमाशा किसने बनाया? क्या यूएनएससी में निंदा प्रस्ताव लाने से रूस मान जाएगा? क्या सिर्फ प्रतिबंध लगने से युद्ध थम जाएगा? सवाल यह भी कि क्या रूस यूक्रेन युद्ध का नहीं बढ़ेगा दायरा एक गंभीर बात है, क्योंकि अगर यह बढ़ता है तो विश्व इसकी चपेट में आ सकता है। आज इन तमाम सवालों का हम ढूंढने के जवाब पूछेंगे, अपने पैनल से भी सवाल, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यूक्रेन युद्ध पर तीसरे दिन सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन मुद्दे पर यूएनएससी में अलग थलग पड़ा है रूस। बड़ी खबर इस वक्त की, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में रूस की निंदा वाले प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। निंदा प्रस्ताव के पक्ष में 11 वोट पड़े, निंदा प्रस्ताव के विरोध में सिर्फ 1 वोट पड़ा। प्रस्ताव पर भारत, चीन और यूएई ने वोट नहीं किया, खुद को एब्स्टेन रखा है। बरसते गोले, धधकती इमारतें, टूटते पुल, जलती गाड़ियां, चारों बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। हम सभी यूक्रेन और रूस के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये तनाव किस हद तक आगे बढ़ेगा और क्या इसे जल्दी ही थमता हुआ हम देख सकते हैं। एक बड़ा पैनल हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहा है। मेरे साथ आलोक मेहता जी, हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर, आईटीवी के हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ कर्नल रिटायर्ड शिवदान सिंह जुड़ रहे हैं। मेरे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। प्रतिष्ठा सक्सेना मेरे साथ जुड़ रही है इस वक्त, विदेश मामलों की जानकार के तौर पर। कर्नल दिनेश नैन, डिफेंस और विदेश मामलों के जानकार के तौर पर जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करूंगा कि मैं आज आप लोगों से बहुत कुछ समझूंगा, क्योंकि जिस तरह से हालात बढ़ते चले जा रहे हैं। सबसे पहले आलोक मेहता जी, आपका रुख करता हूं। तीसरे दिन की शुरुआत हो गई है। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को, इस पूरे तनाव को आप कैसे एसेस कर रहे हैं? भारत हमेशा युद्ध के विरुद्ध रहा है। शांति का, जब से आजादी और आजादी से पहले भी हम हमेशा विश्व शांति की बात करते हैं। लेकिन देखिए, ये सही है कि नाटो और अमेरिका का क्या रुख रहा, और खास करके अभी ताजी खबर पर बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लोग कहेंगे कि हमने वोटिंग नहीं किया, चीन ने नहीं किया। कोई चीन से तो हमारा गठजोड़ नहीं है, लेकिन चीन आजकल रूस के साथ है। लेकिन हमारे भी रूस के साथ जो संबंध है, और यूएई जो एक इस्लामिक देशों के हिसाब से भी आप कहें तो एक बड़ा प्रमुख देश भी है और बहुत महत्वपूर्ण व्यापार, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण देश है, उसने भी अपने को एब्सेंट रखा है। इसके पीछे क्या है? मानवीय आधार पर हम लोग निश्चित रूप से हम इसके दुख दर्द को समझते हैं। जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, मारे जा रहे हैं, युद्ध कतई नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि यूक्रेन के साथ देने में भारत ने क्यों नहीं, क्योंकि भारत के जब परमाणु परीक्षण हुआ 98 से जी, उसके बाद लगातार जब भी कोई सुरक्षा परिषद का मामला आया, कश्मीर पर भी संयुक्त राष्ट्र हस्तक्षेप करे, तब भी वो कह रहा था जो हमारा हिस्सा है और हमारी सारा कश्मीर पूरा हमारा है, उसमें भी उसमें तो यदि आप दुखी में साथ नहीं देंगे, ये ठीक है। वो नाटो के साथ जाने की जल्दी में रहा, और चूंकि रूस को भी अपना लगता है कि भाई वहां चेरनोबिल, एक और मैं बताऊंगा, दिल्ली में कई वर्ष पहले चेरनोबिल में जिस तरह से परमाणु के कारण मैंने जो जसा और जो भी घटना हुई थी, दुर्घटना, और उसकी वजह से जितना भयावह लोग मारे गए थे, सैकड़ों हजारों जिसको कहना चाहिए, उस परमाणु बिजली प्लांट पर भी पहले रशिया ने कब्जा इसलिए किया कि भाई उसका भी कोई दुरुपयोग कर सकता है। तो जो महाशक्तियां हैं, चीन, अमेरिका, रूस, वो तो अपनी कोई भी ऐसी कुछ कर सकते हैं जिसके दूसरे के लोग तबाही हो। चाहे तालिबान पैदा किया गया हो, चाहे तालिबान को छोड़ करके गए हो। समस्याएं या तो यूरोप में रहे, यूरोप से ज्यादा पहले एशिया में था, अफगानिस्तान से अमेरिका। लेकिन अमेरिका वायदा करता रहा, अभी भी वायदा किया है
वहां के राष्ट्रपति उनको जीवित रखा जाए, ये भी जब उन्होंने अपील कर दी है यूक्रेन के कि भाई देखिए यदि नहीं हो तो मुझे मारा जाएगा, मैं तो अंतिम ये संदेश दे रहा हूं। ये सब खतरे हैं और वहां ये सोच जरूर गड़बड़ है रूस की। मैं कहूंगा, बाकी हमारे विशेषज्ञ बोलेंगे कि देखिए रूस की ये धारणा कि देखिए ये नाज़ी हैं क्योंकि इनके जर्मन उस समय भाग के आए थे 70 साल पहले, 50 साल पहले, ये उचित नहीं है। उनके बच्चों का क्या दोष है? आप सेरा या दूसरी बातचीत के जरिए इसे निपटाना चाहिए था, दबाव बना करके होना चाहिए था। लेकिन जो जर्मन मूल के लोग वहां बसे हुए हैं उनको सबको नाज़ी करार देना शासक, लेकिन यह तय है वो वहां पर एक कठपुतली सरकार कहें या वो आज रूस ने घोषणा भी कर दी है राष्ट्रपति पुतिन ने कि हम वहां पर कोई कब्जा नहीं करना चाहते जी। ये तय है कि वो वापस एक उसका अलग अस्तित्व बना रहेगा, अस्तित्व बना रहे यूक्रेन का, लेकिन वो अस्तित्व इस रूप में बना रहे कि रूस के लिए किसी तरह के नुकसान या घाटे का सौदा न बने, रूस के लिए किसी तरह की परेशानी ना क्रिएट करे। मेरे साथ कर्नल दिनेश नैन भी इस वक्त जुड़े गए हैं। कर्नल दिनेश नैन, आप एक कॉम्बो की तरह है मेरे पास, आप विदेश मामलों की भी जानकारी हमारे सामने रखेंगे और आप डिफेंस के भी जानकार हैं। मैं सीधा सवाल आपसे पूछूंगा, जहां पर आलोक मेहता जी ने लाकर खत्म किया कि यूक्रेन को रूस इस तरीके से चाहता है जहां पर उसके लिए आगे परेशानी ना बने। सवाल मेरा यह है कि आज ये स्थिति पैदा क्यों हुई? ये तबाही का तमाशा आखिर बनाया किसने? क्या नेटो की वहां पर जो घुसपैठ शुरू होने वाली थी, जो रूस के लिए भविष्य में एक बड़ा खतरा बनने वाली थी, उसको एंटिसिपेट करते हुए रूस ने एक कदम उठाया है या फिर रूस पहले से ही यूक्रेन को पसंद नहीं कर रहा था? कर्नल दिनेश नैन। देखिए, सारा किस्सा शुरू हुआ था 1990 के अंदर जब सोवियत संघ का टूटा सोवियत संघ और यूक्रेन जो है कंट्री बना। लेकिन उस टाइम पे एक आप ये कह लीजिएगा रशिया और नेटो के बीच में एक फाउंडेशन आपस में इनका एक करार हुआ था जिसको ये मानते थे। उसमें कहा गया था कि ठीक है, जो जर्मनी है उससे आगे अभी नेटो नहीं जाएगा, कोशिश करेगा नेटो कि जैसे वार्सो पैक्ट जो है खत्म हो गया वैसे नेटो कंट्रीज भी अपने आप को डिसॉल्व कर देंगे। जहां तक यूक्रेन का सवाल है, यूक्रेन ने उस टाइम पे ये घोषणा की थी कि हम किसी भी नेटो जैसे ग्रुप के अंदर कभी भी ज्वाइन नहीं करेंगे जिससे कि रशिया के मेनलैंड को कहीं खतरा हो पाए। लेकिन धीरे धीरे अमेरिका अपनी बदमाशियों में लिप्त रहा कि पहले इनको नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के तहत इनको साइन कराया, इनके छोटे मोटे मामलों में यूक्रेन के घुसना शुरू कर दिया। 1994 के अंदर जब इनके पास करीब 3000 के करीब न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे, 1000 के करीब मिसाइल्स थी, उसको इन्होंने डिसॉल्व कराया साथ में अमेरिका और यूके और रशिया को साथ में लेते हुए। लेकिन ये सिलसिला उनका चलता रहा। जहां नेटो के सिर्फ 12 देश हुआ करते थे 1947 में, देखिए आज वो 30 हो गए हैं, जिसके अंदर से सोवियत संघ के लगभग 13 के करीब देश जो कि पूर्वी छोर पर हैं इसके यूरोप के और रूस के पश्चिम छोर से लगते हैं और 1990 के करार के बिल्कुल बरखिलाफ है, वैसे नेटो को खड़ा कर दिया। हालांकि नेटो डिफेंस है, इतना 47% देशों का पूरा खर्चा अमेरिका उठाता है, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने यूक्रेन के ऊपर दबाव डाला या ये कह लीजिएगा कि उसको बहकाया, जो आपके राष्ट्रपति हैं अभी के जेलेंस्की, इन्होंने भी देखा कि 2019 के जो इलेक्शन हुए थे 73% के करीब इनको वोट पड़े और इन्होंने देखा कि वो भावना है लोगों में कि यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करो, तो शायद अगर मैं इस तरीके चलूं तो अगले 2 दशक तक मैं प्रेसिडेंट रह सकता हूं। इन्होंने कोशिश करनी शुरू कर दी, हमें नेटो में लो। पिछले इतने साल हो गए लेकिन नेटो इनको नहीं ले सकता। उसका कारण क्या है? 2014 के बाद जो सिचुएशन बनी, उस टाइम पे इनके राष्ट्रपति हुआ करते थे पीटर, उन्होंने क्या किया था? पीटर साहब ने कहा कि हम यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करेंगे। लोगों में काफी भावना उजागर हो गई। जब रूस ने प्रेशर डाला तो अपना हाथ पीछे खींच लिया, तो लोग उग्र हो गए और इस सिचुएशन में रूस को क्रीमिया को कैप्चर करना पड़ा और क्रीमिया के ऊपर अटैक हुआ। 2014 से लेके अब तक ये जो चल रहा था नेटो का गेम, नेटो क्यों लेगा इनको, यूक्रेन को अपने अंदर? जिस देश के अंदर डोनबास के इलाके के अंदर आज भी अनरेस्ट हो, वैसे लोगों को अगर ये पूरे देश को अगर ये ले लेता है अपने साथ में नेटो के अंदर, तो ये सारे के सारे लोग यूरोप में नहीं घुस जाएंगे। तो नेटो कभी भी जब तक यूक्रेन पूरा सेटल नहीं होगा, कभी नेटो में शामिल नहीं कराएगा। और रही बात रूस की, रूस क्यों चाहेगा कि ये यहाँ पे शांति हो जाए? जिस दिन शांति होगी नेटो में चला जाएगा। इसलिए रूस जो है, चाहे वो लुहांस्क के एरिया है या डोनेट्स्क का एरिया है, डोनबास का क्षेत्र, इसको डिस्टर्ब करके रखेगा। वो रखे हुए है। लेकिन जो हाल ही में बातचीत हुई
उसके अंदर जिस प्रकार से देखिए ये जेलेंस्की साहब जो है अमेरिका की गोद में जाके बैठने की कोशिश की और अमेरिका ने जो इनको थोड़ा बहुत गलती से उकसा दिया, ये इनके लिए मुझे संक्षेप में ये बताइए, मुझे संक्षेप में दिनेश नैन साहब ये बताइए, रूस की ये जो कार्रवाई है इसको आप मिलिटरली और डिप्लोमेटिकली क्या सही मानते हैं? देखिए बिल्कुल सही है, हर देश को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है। अगर कोई करार पहले के जो बने हुए थे नेटो के, या जो कोई करार जो यूक्रेन ने किया था वो उसको तोड़ता है, मिन्स्क 1 और मिन्स्क 2 करार को भी तोड़ता है, तो इस स्टेज के ऊपर अभी बताइए रूस का इंतजार करता रहे, ये करे कि नेटो आकर के जो है इसको भी अपने साथ में ले लें और यहाँ पे मिसाइल्स लगा दें। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे कि कल पुतिन ने बोला है कि अगर हम कनाडा में या फिर वेनेजुएला में लगा देंगे मिसाइल्स अमेरिका के लिए तो क्या अमेरिका पसंद करेगा? क्या अटैक अमेरिका एक्शन नहीं लेगा क्या? तो ये भी एक्शन ले रहे हैं, लेकिन जो जेलेंस्की है उनको समझ में नहीं आया और अब जो रूस ने सोच लिया है कि अब इसका आर पार करना पड़ेगा। इसके मेन एम है गवर्नमेंट बदलो, दूसरा एम है जो इनकी आर्मी है उसको डीमिलिटराइज कर दो। यानी मैं ये समझ पा रहा हूं आपकी बात से, मैं ये समझ पा रहा हूं आपकी बात से कि 3 दिन हो या 6 दिन हो, जब तक रूस अपने टारगेट्स जो भी उसने सेट किए हैं उन्हें पूरा नहीं कर लेता, रूस रुकने वाला नहीं है। प्रतिष्ठा सक्सेना मेरे साथ विदेश मामलों की जानकार के तौर पर इस वक्त जुड़ी हुई हैं। प्रतिष्ठा जी, क्या यूएनएससी में निंदा प्रस्ताव से वो हासिल हो जाएगा जिसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल समझती है कि हासिल करना चाहिए, या फिर आपको लगता है अभी फिलहाल रूस उसी तरह से आगे बढ़ेगा जिस तरह से बढ़ रहा है? मुझे लगता है कि रूस जो है इस तरह से शायद आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन उन्होंने अपना प्रस्ताव तो रखा है कि यूक्रेन के साथ वो बात करना चाहते हैं। अगर वो अपने जितने भी ये लड़ाई के उन्होंने अपने वेपन्स या इक्विपमेंट्स या अगर वो ले डाउन कर दें तो वो तभी ही उनसे बात करेंगे। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिए तो कल के ही स्पीच में पुतिन साहब ने ये तक बोल दिया है कि वो उस पपेट गवर्नमेंट को लेकर आना चाहते हैं जो उनके हिसाब से चलना चाहती है। तो जब तक यूक्रेन नहीं मानेगा या जब तक रशिया नहीं मानेगा तब तक ये नहीं हो सकता। और अगर आप यूक्रेन के भी जेलेंस्की की बात सुने तो उन्होंने भी ये कहा है कि मेरे पास सिर्फ 96 घंटे हैं जिसमें मैं लड़ सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं। तो वो भी इस बात को मानने को तैयार है। और मेरा कहना यह है कि रूस को भी एक इमोशनल अपील के साथ जब वो बोल रहे हैं तो उनको इस चीज को मानना भी चाहिए, चाहे डे 2 हो, चाहे डे 3 हो, चाहे डे 6 हो। जैसा आपने कहा, मेरे ख्याल से यहाँ पे तो फुल स्केल ऑफ डिक्टेटरशिप अब आने को है। एक तरीके से व्लादिमीर पुतिन जो है वो ऑटोक्रेट ट्रैप में फंस चुके हैं, जहां वो और किसी की बात नहीं सुनना चाहते हैं। यहाँ तक कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी पब्लिकली उन्होंने काफी कंट्रीज जो उनके अगेंस्ट बोलती हैं उनको काफी उन्होंने डिबार किया है। तो वो दिखाना चाहते हैं कि वो सिर्फ उन्हीं की ही काउंसिल की बात सुनना चाहते हैं जो उनके मतलब के हिसाब से बात करना चाहते हैं, ना कि उनके अगेंस्ट। तो जिस हिसाब से ये कंडीशंस चल रही हैं, मुझे नहीं लगता कि रशिया रुक सकेगा, क्योंकि रशिया ने बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट्स पे अटैक किया हुआ है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर हिला के रख दिया यूक्रेन का, हॉस्पिटल्स पे अटैक हो रहे हैं, वहाँ के कम्युनिकेशन लेवल पे अटैक हो रहे हैं, वहाँ के एयर बेस सिस्टम पे अटैक हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जिस हिसाब से रशिया ने उनको कवर करना शुरू किया है वो कम है। रशिया रुकने वाला नहीं है, हालांकि हर कहीं से, हर क्वार्टर से अपील हो रही है, लेकिन रशिया रुकता नहीं दिख रहा। मैं आऊंगा, चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस ले लेता हूं। बहुत ही स्कैरी सिचुएशन है। खास मेहमान हमारे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। हम चर्चा कर रहे हैं यूक्रेन और रूस के बीच उपजे तनाव की, जिसमें आज तीसरा दिन है जब दोनों ही पक्षों की तरफ से लड़ाई जारी है, युद्ध जारी है। रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कर्नल शिवदान सिंह, भारत पर आप सीधे सीधे क्या असर पड़ता देख रहे हैं? एक लैंग्वेज होती है टिट फॉर टैट, शठे शाठ्यम समाचरेत। जिस यूक्रेन ने भारत को कई मौकों पर पीठ दिखाई हो, भारत की मदद के लिए खड़ा ना हुआ हो, आज अगर भारत एब्सटेन करता है तो क्या यह सही जवाब है और क्या यह सही रिप्लाई है वर्ल्ड जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है आज के दौर में भारत का? देखिए, जिस प्रकार से भारत के इस वक्त अमेरिका के साथ भी रक्षा संबंध है, रूस के साथ भी रक्षा संबंध है, और यूक्रेन ने भारत के विरुद्ध पाकिस्तान के प्रस्ताव पर किस तरह से वोटिंग की थी पाकिस्तान के फेवर में, उसको देखते हुए यदि भारत ने एब्सटेन किया है तो वही सही कदम उठाया है। क्योंकि यदि भारत इसमें इस वक्त रूस के साथ वोटिंग करता
तो अमेरिका नाराज हो जाता और अमेरिका से हमारे संबंध तनावपूर्ण हो जाते और पूरे नाटो देशों से भी हमारे संबंध तनावपूर्ण हो जाते। तो ये बड़ा वाइज और बड़ा अकलमंदी का कदम था कि हमने इसको एब्सटेन किया है। अभी दो पॉइंट बहुत क्लियर साफ हो गए हैं कि जैसा कि आपने बोला है कि कल यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अमेरिका के राष्ट्रपति से रक्षा संबंध उसके लिए मदद के लिए बातचीत की आधे घंटे। ये दुनिया को वाजिब हो गया है कि कोई भी देश दूसरे देश में आकर के उसके लिए उसकी भूमि पर युद्ध नहीं करेगा। इसलिए हर देश को अपनी पॉलिसी निर्धारण और अपनी सेनाओं की तैयारी उसी प्रकार से करनी चाहिए जिसके उसी के सीमाओं की रक्षा हो सके। इसलिए इस संबंध में यूक्रेन ने जो रूस जो वहां एक क्षेत्रीय महाशक्ति है इसके विरुद्ध जाकर के जो नाटो से संबंध बनाने की कोशिश की वो एक यूक्रेन की बहुत बड़ी गलती थी। और इसके साथ साथ नाटो ने पूरे 14 साल तक यूक्रेन को अपना मेंबर नहीं बनाया और इससे शो होता है कि नाटो देश खुद भी रशिया को नाराज नहीं करना चाह रहे थे। इसलिए सच्चाई आ गई इस युद्ध के बहाने और यूक्रेन में जितनी जल्दी सत्ता परिवर्तन होगा उतनी जल्दी शांति आएगी। जितनी जल्दी सत्ता परिवर्तन होगा उतनी जल्दी चीजें नॉर्मल होंगी, ऐसा कह रहे हैं रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह। इसका मतलब ये कि रूस जो चाहता है, जिस प्लान के साथ चल रहा है, उसको रूस सक्सेसफुली वहां पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश में है। मेरे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर शाह, मैं अगर ये बात यहां पर कहूं कि यूक्रेन एक बहुत बड़ा उदाहरण है पूरी दुनिया में कि किस तरीके से खुद को मजबूत करना बहुत जरूरी है। बढ़ते पेट्रोल, आलू, प्याज के दाम पर अगर आंदोलन जरूरी है तो यह भी जरूरी है और ज्यादा जरूरी है कि अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए तैयारी की जाए, वरना तो हाथ फैलाते रह जाएंगे और हासिल सिर्फ भीख होगा, जैसे आज नाटो के सामने यूक्रेन मांग रहा है या कर रहा है। मेजर शाह, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया और आपने ये बात बिल्कुल स्पष्ट रख दी है, बिल्कुल सामने सटीक तरीके से। मैं उसकी दाद देता हूं। देखिए, अल्लामा इकबाल एक शायर थे, उन्होंने कहा था खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अब देखिए, बात ऐसी है, रूस जो है उन पे कितने भी आप प्रतिबंध लगा दे, कितने भी सैंक्शन लगा दे, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो हंसेंगे ठिंगा दिखा के, लगाओ कितने सैंक्शन लगा दें, दिखा देंगे। उनको ट्रेड करनी है वो चाइना के जरिए करेंगे, बल्कि फायदा इस पे कितने प्रतिबंध लगा दें रूस पे, फायदा होगा चाइना पे। यूक्रेन जो है, देखिए, मैं यूक्रेन की लीडरशिप को बहुत ही बड़ा दोषी मानता हूं इसमें, उनको बहुत ही बड़ा करार देता हूं इसमें, क्योंकि वो ये भाप नहीं पाई कि कितने खतरे में। क्यों आप नेटो की मेंबरशिप चाह रहे थे? आपको अपने आपकी सत्ता बचाई थी ना, आपको अपनी कुर्सी बचाई थी। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन में बोलते हैं, रशिया में नहीं बोलते, व्लादिमीर बोलते हैं, वो एक एक्टर थे, वो एक कॉमेडियन थे। अब वो 44 ईयर ओल्ड, जब वो सत्ता में आए 2019 में, जब वो इलेक्शन जीते, वो राष्ट्रपति बन गए, ठीक है। अब भाई, आपको इतनी भाप नहीं है कि रशिया क्या चाह रहा है। रशिया बार बार कह रहा है कि भाई मत आओ, नेटो में मत आओ। 2008 में उन्होंने जॉर्जिया के साथ जो हर्षद दिखाया, 2014 में क्रीमिया में ब्लैक सी के थ्रू वहां जो पेनिनसुला है क्रीमिया के, किसके साथ वो हर्षद किया। बार बार ये कह रहे। अच्छा, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने फेसबुक पे वीडियो भी लगाया था कि 16 फरवरी को रशिया हम पे हमला बोल देगा। भाई, मैं तो ऐसा मानता हूं कि उनके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं है। मैं जो रूस ने जो एक्शन लिया है उसको मैं हालांकि हमारे सब पैनलिस्ट के साथ बिल्कुल मैं एक ही पेज पे हूं, केवल एक चीज से मैं थोड़ा फर्क रखता हूं कि रूस ने जो एक्शन लिया है मैं उसको जस्टिफाई नहीं मानता, क्योंकि मैं कहीं पे भी खून खराबा युद्ध लड़ाई को मैं कभी कहीं पे जस्टिफाई नहीं मानता। वो तो ऐसी बात हो गई कि भाई उसने मेरे को प्रोवोक किया, उसने मेरा रेंट नहीं दिया, मेरे किराएदार ने 8 महीने से, तो मैंने जाके उसका कत्ल कर दिया। आपको किसी को कोई हक नहीं बनता है कि या तो कानून को हाथ में ले या तो कत्ल कर दे। भाई, कहते हैं ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, मान ली बात, ठीक है। सबको हक बनता है अपने फ्रंटियर डिफेंड करने का, मान ली बात। भाई, मैं मार्शल आर्टिस्ट हूं, हम मार्शल आर्ट्स में क्या सीखते हैं? अपने आप को सेल्फ डिफेंस करना। हम जाके अटैक ऑफेंसिव नहीं करते। हाँ, कोई मेरे पे अगर हमला करेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। तो यूक्रेन इनडायरेक्टली रूस के ऊपर हमला ही तो कर रहा था अगर वो नाटो की गोद में जाके बैठ रहा था। बिल्कुल बात यही है कि एक तरीके से यूक्रेन को भी बात समझ में नहीं आई कि भाई आप क्या चाहते हैं? अमल शांति चाहते हैं नेटो में जाके हासिल करना? ये लोग कितनी अमल शांति हो रही है वहां पे, आप देख लिए नतीजा।
तो वो तो यूक्रेन ने जो करा वो तो गलत किया, सरासर जी, गलत किया, इसमें जी। कोई शक की बात नहीं है। और 1991 में भी जब डिसइंटीग्रेशन हुआ था यूएसए का, तब जेम्स बेकर जो थे, जो अमेरिका के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे, इन्होंने मिखाइल गोर्बाचोव को क्लियरली ये बात कही थी कि नेटो का ईस्टवर्ड, जैसे कि कर्नल नायर ने बताया कि ईस्ट जर्मनी के बाद कोई एक्सपेंशन नहीं होगा। लेकिन आप देखिए 4 फेज में 14 राष्ट्रों को इन्होंने भर्ती किया, 2004 में दोबारा भर्ती हुई, उसके बाद फिर ये नेटो, ये अमेरिका की ना यानी यहाँ पर डिप्लोमेसी का वो लेवल है जिसमें कभी दो महाशक्ति रहे, दोनों देश इनडायरेक्टली एक दूसरे के सामने हैं। आलोक मेहता जी, ये यूक्रेन, नेटो और रूस, क्या नेटो से, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से रूस को इतनी बड़ी दिक्कत थी कि रूस को यह कदम उठाना पड़ा जिसमें ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस माना जाता है? क्या नेटो रूस के लिए भविष्य में एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकता था अगर बॉर्डर पर आकर बैठ जाता? राजीव जी, आप जैसे हमारे साथ तो रक्षा के विशेषज्ञ हैं, बहुत समझदार अभी शाह साहब भी थे, जितने हमारे विशेषज्ञ हैं वो मान रहे हैं कि वो ये जानते हैं, वो रणनीति दूरगामी बनाते हैं। देखिए, नेटो हो या रूस हो, चीन हो, और भारत भी, अब तो भारत भी करने लगा है। पहले भारत सोचता था अरे कल क्या हमारे पास में है, कुछ होगा देखा जाएगा, नहीं होगा, हमारा बड़ा दोस्त है, चीन ने हम पर जब किया। मैं उसको जो भी कह सकते हैं, उस समय की परिस्थिति में जो हमारे सरकारें रही, सेना रही, उन्होंने जो फैसला किया। लेकिन और ये एक बात ध्यान दीजिए, वैसे कई बार 2 दिनों से चर्चा हो रही है, ये केजीबी के प्रमुख रहे हैं पुतिन साहब जी। ये तो वैसे भी दूरगामी, अपना वहां एक एक चप्पा चप्पा का कहां पर क्या हथियार पैदा हुआ, कहां पर रखा गया, कहां पर बनाया गया और कैसे उसको सहायता मिल रही है। तो नेटो क्या कर रहा है, कभी भाई विश्व युद्ध 8 साल, जैसे इन्होंने कह दिया वो नाज़ी हैं, तो वो लोग, ये जर्मन लोग हैं, जबकि जानते हैं कल भी जर्मन के जो प्रमुख हैं, उसको ऑफिशियली शायद अनाउंस नहीं किया हो, लेकिन वहां के सेना के प्रमुख ने कहा कि भाई देखो, हम इस लड़ाई में नहीं घुसना चाहते, हम अपने लोग थोड़ी मरने देंगे। अमेरिका क्या चाहता है, भारत अफगानिस्तान में चला जाए, शांति करे, तालिबान से निपटे, हम तो चले गए सामान दे करके। अमेरिका क्या चाहता है, दूसरा रूस, चीन क्या चाहता है, तुम जाओ, तुम लड़ो, पाकिस्तान को सहायता करता है। हम लोग ये नहीं चाहते, ना हम इसके लिए हथियार देते, रक्षा के लिए हम सहयोग करते हैं। तो ये जो आपने सवाल किया, ये दूरगामी रणनीति आगे 50, देखिए पुतिन आज रहेंगे नहीं रहेंगे, और राष्ट्रपति हमेशा वहां 4 साल में बदलते हैं अमेरिका में, लेकिन वो सोचते हैं कि अगले वो 20 साल, कम से कम 50 साल की भी करते हैं। दिन रात उनके इस कॉर्पोरेट से इंस्टीट्यूशंस हैं जो दिन रात एक एक चप्पे चप्पे पर काम करते रहते हैं, दिन रात, मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। उनका ये ड्यूटी एक तरह से है कि हम देखें कि कौन कहाँ क्या कर रहा है वर्ल्ड में। अब तो सैटेलाइट युग है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्ष अपनी तैयारी करते हैं, लेकिन आप देखिए जब रूस को घेर लिया गया है तो रूस ये सोचेगा भाई मैं तो होते हुए बन गए हैं, जीवन पर्यंत शायद रहे पुतिन साहब जब तक रहेंगे, कि मेरा ऐसा पास करा लिया उन्होंने। वो तानाशाही की मुद्रा में तो है ही, उनके तेवर भी तानाशाह की तरह हैं। ये जो किया, अभी मैं बिल्कुल सहमत हूँ मेजर साहब से, मान शाह साहब से, कि भाई उनको युद्ध करने के लिए मासूम लोगों को क्यों मार रहे हैं? आपको कोई और स्ट्रेटेजी होना चाहिए। सेना के लोग तो जैसे बंदक को उठा के लाते हैं, आप वहां के राष्ट्रपति को उठा के अपना कठपुतली बिठा दीजिए, जो करना है करते। कई षड्यंत्र, सीआईए केजीबी जिंदगी भर यही काम करता रहा। आईएसआई तो बहुत छोटी चीज है, लेकिन केजीबी और सीआईए तो पूरी दुनिया में कहां कठपुतली राजा लाना है वो कोशिश करते हैं। ईरान से लेकर के, अफगानिस्तान से लेकर दुनिया के कितने मुल्कों में देखें, अफ्रीका में। और इसीलिए अफ्रीका के लोगों ने भी इस समय उस तरह से साथ नहीं दे रहे। अफ्रीका के लोग ये चाहते हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए, उन्होंने भी विभीषिका देखी है युद्ध की। यूरोप ने देखा है, अमेरिका ने कितना झेला। 9/11 के अलावा वो भी तालिबान उसका बनाया हुआ था, वरना युद्ध की विभीषिका ज्यादा देखी किसने? यूरोप ने देखी, हमारे पूरे एशिया के क्षेत्रों ने देखी, जापान ने देखी, रूस ने देखी। इसलिए मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में, और अभी मैं बिल्कुल रक्षा विषय में कहा, हमें आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है रक्षा के क्षेत्र में जी। उसका सबक ये भी है। और दूसरा, हमारी सीमा पर हमारे क्षेत्र को लेकर के यदि कोई खतरे, जब चीन यदि मान लो घुस करके कल वो बांग्लादेश में घुस जाए तो क्या हमारे लिए खतरा नहीं है? इस बार नेपाल में घुस जाए तो क्या खतरा नहीं है? भूटान में घुसने की कोशिश किया था तो हमें नहीं लगा कि हमें वहां पर हमारी पहरेदारी करनी जी। और तब सवाल उठाए जा रहे थे कि भारत को भूटान के मामलों में आगे बढ़ने की क्या जरूरत है? भारत की राजनीति में ऐसे सवाल उठ रहे थे आलोक जी। जी, यही मेरा कहना है कि हम इसीलिए नेपाल, भूटान वो हम पर निर्भर करते हैं। बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध है। हम तो पाकिस्तान से भी यही अपील करते हैं, भाई तुम छोड़ो ना इस कश्मीर को, तुम संभाल तो पा नहीं रहे, खाना दाना पानी दे नहीं रहे हो।
वो कश्मीर करता है, हम तो एक ही सीधी बात है, बहुत शांतिपूर्वक खत्म हो जाएगा। वो मैं इसलिए उससे तुलना आज नहीं करते, आज हम दूसरी चर्चा कर रहे हैं। मेरा यही मानना है कि रक्षा करने का अधिकार हर देश को है। ये सही है कि जिस समय जो भी रक्षा करने का काम कर रहा है उसको भी हम कह सकते हैं कि भाई ठीक है वो करे, लेकिन वो किसकी कीमत, क्या उसको नहीं सोचना चाहिए था? जैसा भी कहा, वो कॉमेडियन की तरह रोल करेगा। आपने पैसे मिलते रहे, अमेरिका पैसा देता रहे, हथियार देता रहे, अभी भी हथियार मांग रहा है। आपने बहुत अच्छा इशारा दिया है कि आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। यूक्रेन संकट हो सकता है यूक्रेन के लिए परेशानी हो, लेकिन पूरे विश्व के लिए एक सबक की तरह है कि आपको आत्मनिर्भर होना होगा, नहीं तो भीख मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। मैं लौट के आता हूं चर्चा पर हेडलाइंस के बाद। बहुत ही स्कैरी सिचुएशन है। यूक्रेन का दर्द, क्या अब तख्ता पलटी आखिरी विकल्प जो कि रूस करने की तैयारी में है? क्योंकि जिस तरह से बड़े बड़े इंस्टॉलेशन पर हमले करके रूस उन्हें कब्जे में ले रहा है, एक तरीके से पंगु बना चुका है इस वक्त यूक्रेन को। बस कुछ वक्त की बात है, लेकिन वो कुछ वक्त कितना लंबा जाता है ये देखना होगा। मेरे साथ पैनल लगातार इस वक्त जुड़ा हुआ है जिससे मैं चर्चा कर रहा हूं। मेरे साथ इस वक्त कर्नल दिनेश नैन भी जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। कर्नल दिनेश नैन, एक सवाल ये कि हम सभी इस वक्त बात कर रहे हैं, शुरू में बात ये शुरू हुई थी कि ये कब तक खिंचेगा? क्या लोगों के पास, देशों के पास एक लंबा युद्ध लड़ने की ताकत और समय है या वजह है? तो ये बताया गया कि शायद 2-3 दिन का मसला है, आज तीसरा दिन है। मेरा सवाल यह है कि यूक्रेन आजाद रहेगा, ऐसा व्लादिमीर पुतिन का कहना है, लेकिन लुहांस्क और डोनेट्स्क को वो इंडिपेंडेंट कंट्री बना चुके हैं जिसे नाटो और अमेरिका स्वीकार नहीं कर रहा है। इस हालत में ये युद्ध तो लंबा खिंचता चला जाएगा क्योंकि दोनों पक्ष एक राय हो नहीं पाएंगे। कर्नल नैन, देखिए, यहाँ पे अमेरिका या नाटो कंट्रीज का कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि ना तो यूक्रेन नाटो का सदस्य है और ना ही रूस इस बारे में कोई चिंता कर रहा है। असली बात है सिर्फ यूक्रेन के बारे में, जैसे कि जॉर्जिया में किया था इन्होंने, और वहां पे उनको बाद में उनकी सरकार बना दी थी। अभी वहां पे इनकी मिलिट्री प्रेजेंस रहती है और रूस के अंडर में जो है जॉर्जिया हर तरीके से है। वही चीज यहाँ पे करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल क्लियरली कह दिया था कि अभी जो पुतिन है बहुत तगड़े स्टेट्समैन के रूप में उभर के आए हैं और जीनियस एक्शन किया है। क्या? जैसा अमेरिका बेवकूफ बना रहा था लोगों को, चाहे लीबिया हो, चाहे आपका इराक हो, अफगानिस्तान हो, ये कह के कि यहाँ पे टेररिज्म है, कभी कह के कि यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स हैं। पुतिन ने भी वही किया कि उसे डर है कि कीव के आसपास जो इलाके हैं वहां पे टेक्नोलॉजी है इनके पास और ये न्यूक्लियर बम बनाना चाहते हैं, और रशिया नहीं चाहता कि ऐसा हो। दूसरा, जो यूक्रेन की आर्मी है इसको डीमिलिटराइज करना पुतिन का अब मेन एम है। जहां तक डोनबास का इलाका है उसको तो उन्होंने घोषित कर दिया इंडिपेंडेंट। उनके अलगाववादी नेताओं से कल इनके विदेश मंत्री मिलके गए हैं और वहां पे बात शांत हो गई। रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, जैसे मैडम बता रहे थे, पूरा कमांड एंड कंट्रोल, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, जो भी इनके सेटअप है, चाहे वो आप ब्लैक सी से लगते हुए लगा लो, सी ऑफ अजोव से लगते हुए लगा लो, नॉर्थ से बेलारूस की तरफ से लगा लो, या मोल्डोवा की तरफ से लगा लो जो पश्चिम में है, या फिर डोनबास के इलाके से लगा लो, हर जगह इन्होंने तहस नहस मचाई है। हाँ, कुछ ना कुछ कैजुअलिटीज तो हर एक की होती थी, कितने ताकतवर कोई क्यों ना हो जब अटैक करेगा, दूसरे लोग डिफेंस में बैठे हैं। रही बात ये युद्ध कब खत्म होगा, देखिए खत्म होने को कल ही खत्म हो जाता, परंतु जो बात सामने आई है वो ये है कि कीव के अंदर बिल्डअप एरियाज के अंदर यूक्रेन की आर्मी ने पोजीशन ले रखी। अब बिल्डअप एरिया यानी रिहायशी एरिया के अंदर अगर ये मास डिस्ट्रक्शन वाले वेपन यूज करता है रूस, तो कल की तारीख में सिविलियंस बहुत ज्यादा जो है मारे जाएंगे और उसका खामियाजा पुतिन को भरना पड़ेगा। तो पुतिन उस स्टेप को नहीं लेगा क्योंकि पुतिन नहीं चाहता कि वो इस तरह की बातचीत के अंदर रूस जो है आगे रूस का नाम सामने आए। परंतु जहां तक सवाल है रूस की सुरक्षा से लेके, डीमिलिटराइजेशन से लेके, और जो इनकी जो सरकार का जो चेंज करनी वहां से लेके, उसमें कोई ढिलाई नहीं होगी। बातचीत पेशकश की जेलेंस्की ने, इन्होंने कहा ठीक है मिन्स्क में मिलते हैं, वो बोलते हैं नहीं जी हम तो पोलैंड में मिलेंगे। फिर बात चली कि चलो तुर्की के अंदर मिल लेते हैं, लेकिन कहीं भी मिल लो, लेकिन बात बिल्कुल क्लियर है कि युद्ध खत्म नहीं होगा। पुतिन ने बोला युद्ध समाज रोकेंगे नहीं, बातचीत करेंगे। और रही बात कल रात जो डेवलपमेंट हुई, जिस प्रकार से फिनलैंड और स्वीडन को एक गेस्ट के रूप में नेटो ने जो है कल ब्रुसेल्स के अंदर बुलाया,
मैं समझता हूं कि वो चिंगारी जो है और वो पुतिन को जो है गुस्सा दिलाने के लिए काफी था। पुतिन ने कल रात ही दोनों कंट्रीज को, फिनलैंड को भी और स्वीडन को भी बिल्कुल धमकी दे डाली कि जैसे यूक्रेन का हाल किया है वैसे ही करेंगे। कल रात ही जो है न्यूक्लियर मिसाइल्स रूस के जो पश्चिम क्षेत्र है यानी जो नेटो की तरफ है पूरी डिप्लॉय कर दी गई है। सब तो डिप्लॉयमेंट हो चुका है। और जहां तक ब्लैक सी का सवाल है, ठीक है सर, पूरा जितना भी इलाका है, जितने पोर्ट्स हैं, एक मिनट अगर आप मुझे इजाजत दे तो, पोर्ट्स जो हैं वो सारे कैप्चर कर लिए, चाहे वो बैकलॉग हो, चाहे ओडेसा पोर्ट हो, चाहे आपका बर्डियंस को, चाहे आपका वो क्या कहते हैं मैरीपोल हो, ये सारे कैप्चर कर लिए और स्नेक आइलैंड तक। और ये क्यों, इसका महत्व क्या है कि जो इसेंशियल इकोनॉमिक जोन ब्लैक सी का यूक्रेन के पास था अब रशिया के पास आ गया। अब रशिया के पास है। वर्ल्ड ऑर्डर में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। मैं संक्षेप में आप सबके पास आऊंगा। प्रतिष्ठा जी, आपके पास, सभी के पास एक ही सवाल के साथ आना चाहूंगा, थोड़ा समय कम है। प्रतीक्षा जी, क्या हम उम्मीद करें, उम्मीद शब्द लगा रहा हूं आशा के साथ, लेकिन थोड़ा खतरे वाला सवाल है, क्या यह चीज आगे चलकर वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हो सकती है? जिस हिसाब से तो सिनेरियोज है, लगता तो वैसा ही है कुछ, क्योंकि जो वर्ल्ड ऑर्डर अब आ रहा है, आप देखो ये वर्ल्ड वॉर 2 जो 1945 में हुआ था जी, उसी के हिसाब से बनता हुआ चला आ रहा है। बहुत सारी कंट्रीज, चाहे सेंट्रल रिपब्लिक हो, चाहे वो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे ये सटे हुए यूक्रेन या जो कंट्रीज जो रशिया से बाहर निकली थी, इन सब पे दबाव बना जा रहा है कि वो अपनी पपेट गवर्नमेंट लेकर आए। तो वर्ल्ड वॉर 3 के चांसेस बहुत हाई चांसेस लग रहे हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह, क्या आपको लग रहा है ऐसे चांसेस कि वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन भूमिका तैयार हो रही है? दरअसल मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है और ये उम्मीद कर रहा हूं और मुझे लगता भी नहीं कि वर्ल्ड वॉर 3 होगी। हाँ, अगर अमेरिका नेटो फोर्सेस को भेज देती है ऑन ग्राउंड, जो कि नहीं भेजा, एक तो उन्होंने वो बैक ट्रैक कर गए, वो तो अलग बात रही, मगर अगर स्ट्रेटेजिकली भी देखा जाए, मिलिट्री तरीके से, टैक्टफुली, तो फिर ये एक तरीके से सूझबूझ का भी काम था एक तरीके से कि इसमें फिर वर्ल्ड वॉर होने की आशंका रहती। और अभी एक ट्रिकी मामला ये भी है, और अगर इस मौके का फायदा उठाते हुए चाइना अगर ताइवान पे हमला बोल देता है तो बात और आगे बिगड़ सकती है। लेकिन अल्टीमेटली कुछ ऐसे बहुत से देश है कि हिंदुस्तान हो गया, हम पीस लविंग नेशन है, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं है, और किसी ने हमको छेड़ा हमें छोड़ेंगे नहीं, तो हम इसमें अपनी नाक डालना पसंद नहीं करेंगे। हम केवल शांति का प्रस्ताव रखेंगे आगे। ठीक है। कर्नल शिवदान सिंह, क्या आपको भी लग रहा है संभावना कि छोटी छोटी बातें वर्ल्ड वॉर की तरफ इशारा कर रही हैं? देखिए, ये टोटली लोकलाइज एक्शन है। यदि वर्ल्ड वॉर के चांस होते तो सबसे पहले जैसे ही रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था, उसी वक्त नाटो फोर्सेस यदि यूक्रेन में पहुंच जाती और अमेरिका की आर्मी जो उसी एरिया में ऑपरेट कर रही है, डिप्लॉयड है प्रिकॉशनरी मेजर्स में, वो भी अपना इंटरवेंशन करती, तो वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन बन सकती थी। मगर इन सब नाटो ने, अमेरिका ने, सबने दिखा दिया कि हम खाली दूर से ही तमाशा देखेंगे, हम अंदर नहीं घुसेंगे। इसलिए वर्ल्ड वॉर का कोई सिचुएशन मुझे नजर नहीं आ रही है। ठीक है। आलोक मेहता जी का रुख कर लेता हूं। आलोक सर, अभी शिवदान सिंह जी ने कहा कि हम दूर से ही तमाशा देखेंगे, हम बीच में नहीं आएंगे। उसी आत्मनिर्भर शब्द की एक बार फिर से गूंज मुझे दिखाई पड़ती है कि अगर आप आत्मनिर्भर हैं तो मजबूत हैं। इसके साथ ये भी बताएं कि आपको गुंजाइश लगती है कि ये चिंगारी वर्ल्ड वॉर में बदल सकती है? कतई नहीं। देखिए, मैं वैसे प्रतिष्ठा जी बड़ा अध्ययन कर रही हैं, विद्वान है, विदुषी हैं, लेकिन मैं कतई इससे सहमत नहीं हूं कि कोई सिचुएशन ऐसी नहीं आएगी। सारी दुनिया की इकोनॉमी जिस कगार पर है, चाहे चाइना हो, रूस हो, यूरोप हो, खास करके यूरोप और अमेरिका, और अभी 2 साल हम तो कोरोना से, इवन अगले 5-10 वर्षों में भी देखिए सारी दुनिया की राजनीति बदल गई है। आज भारत के साथ भी कोई, चीन भी हिम्मत नहीं कर पा रहा, किनारे पे आके थोड़ा बहुत हरकत करता है, लेकिन युद्ध करने की स्थिति में कोई नहीं है। इसलिए कोई विश्व युद्ध नहीं होगा। हाँ, इस तरह के देशों में टकराव, कुछ जो देश हथियारों के सौदा करते हैं, हथियार बेचते हैं या हथियारों के बाम पर भीग देते हैं, वो देश चाहते हैं कि छोटे छोटे देश लड़ते रहें और उनकी कठपुतली सरकारें बनी रहें। इसलिए विश्व युद्ध का खतरा नहीं है। छोटे छोटे देशों को जरूर संभल करके और शांति के लिए जो भारत कहता है, एक बार फिर से मैं कहूंगा, क्या भारत और दुनिया के देशों को इस बारे में कोई और ज्यादा गंभीरता सोचना चाहिए। जल्दी से जल्दी भारत को भी सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाया जाए, और सुरक्षा परिषद में आज भी रूस इस समय उसकी अध्यक्षता कर रहा था। आप सोचिए ना, उसमें किसी को नहीं बोलने देना है तो अध्यक्ष कह सकता है कि भाई इसको आगे हम बात इसको नहीं करने देंगे।
बातचीत के प्रस्ताव भी हुआ तो उसके साथ नहीं गए, एब्सेंट हो गया तो अपने आप कुछ नहीं हुआ, आप वक्तव्य जारी करते रहिए। लेकिन फिर भी जो महत्व है शांति के लिए, भारत की भूमिका विश्व में आने वाले वर्षों में महायुद्धों को बचाने में अहम होगी। जर्मनी भी दावेदार है, दूसरे देश भी दावेदार है, लेकिन भारत की ही भूमिका इस समय, जैसा नटवर सिंह जी का एक इंटरव्यू आज रात को प्रसारित हो रहा है हमारे इंडिया न्यूज पर, मैं सबसे कहूंगा देखें, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत अब महाशक्ति है, नंबर 4, चीन, रूस, अमेरिका के साथ में भारत, मैं बाद में भी नहीं कहूंगा, भारत भी एक महाशक्ति है जी, इसलिए भारत उसके अस्तित्व को दुनिया समझे। भारत एक महाशक्ति है। यूक्रेन संकट यूक्रेन के लिए किस तरह की कंडीशन लेकर आया है यह बात अलग है, लेकिन पूरे विश्व के लिए एक बात तो साफ सीधी सामने रखी गई है, आपको आत्मनिर्भर होना ही होगा। अगर आप आत्मनिर्भर नहीं हुए तो आप किसी और के कर्म पर रहेंगे, जैसी यूक्रेन की जबान और बोली इस वक्त हो गई है। हालात कुछ यही इशारा कर रहे हैं कि रूस फिलहाल तो रुकने वाला नहीं है। आप तभी सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहुत कुछ मुझे जानने को मिला और बहुत कुछ मेरे दर्शकों को भी समझ में आया रूस यूक्रेन संकट को लेकर। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होते हैं। बहुत ही स्कैरी सिचुएशन है।